हेलो एवरीवन, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक ओबीजी में आज हम लोग यूट्राइन कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेटा आपको यहाँ पे A to Z समझने को मिलेगा। यदि वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं यूट्राइन कैंसर के बारे में। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूट्राइन कैंसर को समझने से पहले हम यूट्राइन ट्यूमर के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो यूट्राइन ट्यूमर कैन आइदर बी कैंसेरियस या जिसको हम मैलिग्नेंट भी कहते हैं और नॉन कैंसेरियस जिसको हम बेनिंग भी कहते हैं। तो ये जो यूट्राइन ट्यूमर है कैंसेरियस भी हो सकता है और नॉन कैंसेरियस भी हो सकता है, ठीक है। तो कैंसेरियस जो होता है उसको हम मैलिग्नेंट कहते हैं, यानी कि मैलिग्नेंट का मतलब यहाँ पे जो सेल होती है वो बेटा कैसी हो जाएगी, इर्रेगुलर शेप में हो जाएगी, जैसे कि आप ये फिगर में भी देख रहे हैं, राइट। वहीं अगर हम नॉन कैंसेरियस की बात करते हैं बेनिन टाइप के, तो यहाँ पे जो सेल होती है वो रेगुलर शेप में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलिए अगर हम बात करते हैं इसके मोस्ट कॉमन टाइप के, तो इसमें आपको दो प्रकार के देखने को मिलता है। पहला होता है यूट्राइन फाइब्रोइड्स जो कि बेनिन टाइप का होगा, यानी कि यहाँ पे जो है नॉन कैंसेरियस होगा, सेल जो होगी रेगुलर होगी, राइट। वहीं अगर हम बात करते हैं अगला टाइप यूट्राइन कैंसर की, ठीक है, तो ये याद रखिएगा ये मैलिग्नेंट टाइप का होगा, राइट बेटा। अच्छा, मैलिग्नेंट का मैंने अभी आपको बताया था, मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, कैंसेरियस सेल्स, यानी कि यहाँ पे इर्रेगुलर शेप में सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके भी दो टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है एंडोमेट्रियल कैंसर जो कि मोर कॉमन आपको देखने को मिलता है। दूसरा जो होता है यूट्राइन सार्कोमा जो कि रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में, क्लियर है बच्चा। चलिए बेटा बात करते हैं एंडोमेट्रियल कैंसर के बारे में। तो यूट्राइन कैंसर इज अ जनरल टर्म दैट डिस्क्राइब, अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो एंडोमेट्रियल कैंसर डेवलप इन द एंडोमेट्रियम। याद रखिएगा ये जो कैंसर होता है वो कहाँ डेवलप होता है, एंडोमेट्रियम। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूट्रस में आपकी जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है, ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख रहे हैं, ये वाली जो लेयर होगी उसको हम क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे जो कैंसर बन रहा है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये वाला जो कैंसर होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं, राइट। चलिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ये मोस्ट कॉमन टाइप का होता है, राइट। चलिए ये जो कैंसर होता है वो अफेक्ट योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो कैंसर होता है आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये उसको अफेक्ट करेगा, प्रभावित करता है, क्लियर बच्चा। चलिए वहीं अगर हम बात करें कि यूट्राइन सार्कोमा डेवलप्स इन द मायोमेट्रियम, ठीक है। तो मायोमेट्रियम क्या होती है बेटा, जो मिडिल लेयर होती है, ये वाली जो लेयर होगी बीच में आप जो देख रहे हैं ये शेप, उसको हम क्या कहेंगे, मायोमेट्रियम लेयर कहेंगे, ठीक। तो मायोमेट्रियम में अगर कैंसर डेवलप हो रहा है तो उसको हम यूट्राइन सार्कोमा कहेंगे, राइट। चलिए तो यूट्राइन जो सार्कोमा होते हैं ये काफी ज्यादा जो है रेयर केस में आपको देखने को मिलेगा बच्चा, ठीक। चलिए अब हम बात करेंगे कि मेटास्टेसिस क्या होता है, ठीक है। मेटास्टेसिस का मतलब होता है कैंसर का फैलना। तो मेटास्टेसिस मींस स्प्रेड कैंसर टू अनदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड, यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड के द्वारा कैंसर दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वहां तक अगर वो पहुंच रहा है तो वो कंडीशन बेटा क्या कहलाती है, मेटास्टेसिस कहलाती है, ठीक। वहीं अगर हम बात करते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम के अगर द्वारा ये फैल रहा है तो ये कहाँ कहाँ फैल सकता है, आपके ओवरीज में और पेल्विक ऑर्गन में। वहीं अगर ब्लड के द्वारा ये जो है ट्रांसफर हो रहा है तो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, लंग्स में भी हो सकता है, लीवर में हो सकता है और बोन्स में भी हो सकता है, राइट बच्चा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, अंडरस्टैंडिंग द पाथवे ऑफ मेटास्टेसिस हेल्प इन एक्यूरेट स्टेजिंग एंड डिटरमाइनिंग द ट्रीटमेंट प्लान। अच्छा, मेटास्टेसिस जो होता है इससे हमें ये एक सटीक जानकारी मिल जाती है और उस सटीक जानकारी से ये पता चलता है कि जो कैंसर है वो कौन से स्टेज का है और उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, राइट। चलिए बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी की, यानी कि महामारी विज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर इन डेवलप्ड कंट्री, जो विकसित देश हैं वहां पे ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कैंसर, राइट। अगला पॉइंट है अकाउंट फॉर 90% ऑफ यूट्राइन कैंसर। यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था जो एंडोमेट्रियल कैंसर होता है यहाँ पे 90% केस आपको देखने को मिलेगा। जो 10% होगा बेटा वो क्या होगा, आपका यूट्राइन सार्कोमा होगा, क्लियर है, जो कि रेयर केस में होता है। अगला पॉइंट है मोर कॉमन इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन स्पेशली बिटवीन 50 to 70 ईयर्स, यानी कि ऐसी महिलाएं जिनका पोस्ट मेनोपॉजल यानी कि मेनोपॉज रुक गया है, यानी कि मेनोपॉज के बाद में जबकि जो उम्र होगी लगभग वो 50 से 70 वर्ष की उम्र में आपको ये देखने को मिल सकता है, राइट।
चलिए बेटा बात करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स के, क्या क्या जोखिम कारक हो सकते हैं जिसकी वजह से ये कैंसर होता है। तो इसको न्यूमोनिक में आप याद रखेंगे टॉप एन SDU LLR, ठीक है, टॉप एन SDU LLR। जैसे कि हम जान हॉस्पिटल में एक SDO वार्ड भी होता है, तो आप ऐसे याद रखेंगे। LLR का मतलब क्या होगा यहाँ पे, LLR को आप याद रखना लाला लाजपत राय, ठीक है। तो T का मतलब क्या होगा यहाँ पे, टैमोक्सिफेन ड्रग्स। ये जो ड्रग्स होती है स्पेशली जो ऐसी महिलाएं जिनको ब्रेस्ट कैंसर है और वो लंबे समय तक अगर टैमोक्सिफेन ड्रग का यूज कर रहे हैं तो ऐसे केस में भी आपको ये कैंसर हो सकता है। अगला है ओबेसिटी, मोटापा की वजह से। दूसरा हमारा पीकॉस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, ठीक है, ये हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, राइट। अगला क्या है, ई फॉर अर्ली मिनार्की। अर्ली मिनार्की से मतलब है यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो 12 साल से कम उम्र में ही जो है स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो ये भी हमारा हार्मोनल डिसऑर्डर होगा। दूसरा है एन का मतलब क्या होता है, नल्लीपैरिटी, यानी कि अभी तक जो वुमेन है वो उसने प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं किया है, ठीक है, तो ऐसे केस में भी खतरा रहता है। अगला है हमारा हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। डी का मतलब बेटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायबिटीज, जिनको मधुमेह है। अगला है यू का मतलब होता है अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन थेरेपी। इसका मतलब ये होता है कि ऐसे पेशेंट जिनको केवल ईस्ट्रोजन बोल अगर ले रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, तो ऐसे केस में भी जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्या है, लेट मेनोपॉज, यानी कि ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा हो गई है, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा लिंच सिंड्रोम, ठीक है, याद रखिएगा अगर लिंच सिंड्रोम है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी जो है एंडोमेट्रियल कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं अगर आपको की फैमिली में लिंच सिंड्रोम हुआ है, ठीक। अगला है रेडिएशन थेरेपी, अगर पेल्विक रीजन में किसी प्रकार की रेडिएशन थेरेपी हुई है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी यानी कि रोग कैसे ये फैलता है, ठीक है, तो उसके बारे में। सबसे पहला है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया। एंडोमेट्रियल का मतलब मैंने अभी बताया था, जो सबसे इनर की लेयर होती है, एंडोमेट्रियम जो लेयर होती है वहाँ पे क्या होती है, काफ़ी हाइपरप्लासिया हो जाता है। हाइपरप्लासिया का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव ग्रोथ वहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा, एक्सेसिव ग्रोथ हो जाता है, इसके बाद एटिपिकल हाइपरप्लासिया आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करने लगती हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रेशन टू कार्सिनोमा, यानी कि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ लीड्स टू कैंसर। जो सेल्स हैं हमारी वो अनकंट्रोल्ड जो है ग्रोथ करती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लियर है। चलिए बात करते हैं बेटा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ठीक है, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको निमोनिक याद रखना है, ब्लीडिंग, ठीक है। तो B4 क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग, यानी कि मेनोपॉज के बाद में जो ब्लीडिंग हो सकती है यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, राइट। L का मतलब क्या है यहाँ पे, ल्यूकेरिया, यानी कि सफ़ेद पानी का आना। E का मतलब क्या है, इनलार्ज यूट्रस, यानी गर्भाशय का बढ़ना, ठीक। अगला E का मतलब क्या है, अर्ली सेटाइटी। अर्ली सेटाइटी से मतलब क्या है, थोड़ा बहुत खाकर तृप्त होना, ठीक है। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं या कुछ ये एक प्रकार की डिजीज होती है जिसमें क्या होता है कि व्यक्ति को थोड़ा ही वो खा ले तो उसे ऐसा लगता है कि बस मेरा पेट भर चुका है, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, अर्ली सेटाइटी कहलाती है। D4 क्या हो जाएगा, डिस्पेरियोनिया हो जाएगा, यानी कि सेक्स के दौरान अगर दर्द हो रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, डिस्पेरियोनिया कहलाती है, ठीक। P का मतलब क्या है, पेल्विक पेन, ठीक। A का मतलब एनीमिया जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। I का मतलब इरेगुलर पीरियड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। N का मतलब नो सिम्टम्स अर्ली, ठीक है, यानी कि अगर कैंसर है तो अर्ली कंडीशन में इनिशियल स्टेज में हमें कोई भी ऐसे सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए बेटा बात करते हैं डायग्नोसिस की, कैसे जो है इसको हम निदान करेंगे, कैसे हम कंफर्मेशन देंगे। तो पहला है हमारा पेल्विक एग्जामिनेशन, ठीक है, पेल्विक एग्जामिनेशन करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है, एसेस फॉर एबनॉर्मल यूट्रीन मासेस। ऐसा तो नहीं है कि यूट्रीन जो यूट्रस है वहाँ पे कोई मास बन रहा है या वो मोटा हो रहा है वहाँ पे एबनॉर्मल तरीके से, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो मेजर्स एंडोमेट्रियल थिकनेस, यहाँ पे एंडोमेट्रियल की थिकनेस के बारे में ये हमें कंफर्म करता है, राइट। अगला है एंडोमेट्रियल बायोप्सी। तो याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंडोमेट्रियल जो बायोप्सी होता है ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस है, यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड इसको माना जाता है, ये स्वर्ण मानक माना जाता है। सबसे मेन अगर
आप दूसरा डायग्नोसिस ना भी करवाएं तो एंडोमेट्रियल बायोप्सी से तो बिल्कुल कंफर्म हो जाता है 100%, राइट। चलिए अगला है हिस्टेरोस्कोपी, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन एंड बायोप्सी ऑफ एबनॉर्मल टिश्यू, यानी कि यहाँ पे असमान ऊतक का जो हम लोग डायरेक्टली जो है विजुअलाइजेशन करते हैं, ठीक। अगला है DNC, ठीक है, नहीं डायलेशन एंड क्यूरेटेज, स्क्रैपिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम फॉर बायोप्सी, जो एंडोमेट्रियम होता है वहाँ पे थोड़ा सा हम टिश्यूज को खुरच के उसको जो है उसको बायोप्सी करते हैं, राइट। नेक्स्ट है CT स्कैन, MRI या PET स्कैन, इसके द्वारा भी जो है हमें मेटास्टेसिस के डिटेक्शन के बारे में हमें पता चलता है कि कैंसर कहाँ तक फैल रहा है। चलिए बात करते हैं स्टेजिंग के कि एंडोमेट्रियल कैंसर के कौन कौन से स्टेज होते हैं। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स यानी कि फीगो के अनुसार पहला जो स्टेज होगा कैंसर कन्फर्म टू द यूट्रस, कैंसर जो है गर्भाशय तक अगर सीमित है तो वो स्टेज 1 होगी, ठीक। अगर स्प्रेड टू सर्विक्स तक फैल गया है लेकिन बियॉन्ड बट नॉट बियॉन्ड द यूट्रस, केवल सर्विक्स तक सीमित है, सर्विक्स से अभी बाहर नहीं गया है, तो वो उसको स्टेज 2 कहते हैं। अब स्टेज 3 क्या होगा, स्प्रेड टू पेल्विक स्ट्रक्चर्स, मान लीजिए कि अब ये सर्विक्स से दूसरे ऑर्गन जैसे पेल्विक स्ट्रक्चर्स हो गए, आपके ओवरी या वेजाइना हो गया, वहां तक अगर फैल गया है तो वो स्टेज 3 हो जाता है, ठीक है। चौथा स्टेज जो होता है वो डिस्टेंस मेटास्टेसिस, इसका मतलब कि जो अब हमारा जो कैंसर है वो कहाँ पे पहुंच गया है, ब्लैडर, रेक्टम या लंग्स तक पहुंच गया है, तो वो कंडीशन हमारी स्टेज 4 कहलाती है, राइट। चलिए बेटा बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में आपको याद रखना है टोटल हिस्टेरेक्टोमी विद बायलेटरल सेल्फिंजो ऊफेरेक्टोमी, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में लोग कहते हैं THBSO। एक बार मैं फिर से फुल फॉर्म बता रहा हूँ, टोटल हिस्टेरेक्टोमी विद बायलेटरल सेल्फिंजो ऊफेरेक्टोमी, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज, यहाँ पे क्या है कि इस सर्जरी के द्वारा हम यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवरी को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है लिम्फ नोड डिसेक्शन, ठीक। इफ कैंसर हैज स्प्रेड, अगर कैंसर फैल गया है तो उस कंडीशन में हम लिम्फ नोड को क्या कर देंगे, डिसेक्ट कर देंगे, यानी कि उसको काट के बाहर निकाल देंगे। अगला है रेडियोथेरेपी, ठीक। तो रेडियोथेरेपी में एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, जिसको शॉर्ट में EBRIT कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्ट रेडिएशन टू पेल्विस, जो पेल्विस होता है वहाँ पे रेडिएशन डाला जाता है, ठीक। अगला है ब्रैकीथेरेपी, जिसको इंटरनल रेडिएशन कहते हैं। तो रेडियो एक्टिव इम्प्लांट प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस, यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, प्रोडक्ट जो होता है, उसको हम इम्प्लांट कर देते हैं यूट्रस के अंदर, राइट। नेक्स्ट हमारा कीमोथेरेपी, ठीक है। तो यूज्ड इन एडवांस और रिकरेंट केसेस, अगर कैंसर हमारा एडवांस केस में पहुंच गया है या बार बार कैंसर हो रहा है, ठीक है, ट्रीटमेंट हो गया, इसके बाद दोबारा कैंसर हो गया, तो उस समय हम कीमोथेरेपी करेंगे। तो कीमोथेरेपी में जो ड्रग्स है उसको याद रखना है आपको, पहला है हमारा पैक्लिटेक्सेल है, दूसरा है कार्बोप्लेटिन है, ठीक। चलिए अगला हमारा है हार्मोनल थेरेपी। तो हार्मोनल थेरेपी में बेटा आपको याद रखना है, यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन थेरेपी हम चलाते हैं। इसका काम क्या होता है, तो याद रखना है ये ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को काउंटरएक्ट कर देता है या उसके प्रभाव को ये दबा देगा, ठीक है। यहाँ पे जो ड्रग का यूज होता है उसको याद रखना है मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन, हम ड्रग का यूज करते हैं, ठीक। चलिए अगला हमारा एरोमेटेज इनहिबिटर्स, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखेगा, लेट्रोजोल यहाँ पे ड्रग है, उसका हम यूज करते हैं। इसका काम क्या होता है, ये ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन को कम कर देगा। नेक्स्ट हमारा टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, ठीक, यूज इन स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन। अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था लिंच सिंड्रोम, जो कि एक जेनेटिक डिजीज है, तो ऐसी कंडीशन में हम टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी का यूज करेंगे। ड्रग का नाम याद रखना है आपको, पेम्ब्रोलिजुमाब, ठीक है। क्या है ड्रग का नाम, पेम्ब्रोलिजुमाब जो है ड्रग है वो आपको यहाँ पे देनी है। चलिए बेटा बात करें कॉम्प्लिकेशंस की। अगर प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो आगे चल के आपको क्या क्या जटिलताएं देखने को मिल सकती है। पहला है मेटास्टेसिस, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपने रोकथाम नहीं की तो ये कैंसर जो है वो दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंच जाएगा। दूसरा क्या है, एनीमिया ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग। अगर क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लीडिंग काफ़ी हो रहा है, जैसे मैंने आपको साइन एंड सिम्टम्स में भी बताया था, जब ब्लीडिंग ज़्यादा होगा तो ऐसे में एनीमिया भी आपको हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिकरेंस आफ्टर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद भी जो है बार बार कैंसर हो सकता है यहाँ पे, ठीक। पेल्विक इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद में पेल्विक इन्फेक्शन भी देखने को मिल सकता है,
ठीक। नेक्स्ट है हमारा लिम्फेडीमा ड्यू टू लिम्फ नोड रिमूवल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था सर्जरी में हमने लिम्फ नोड को जो इन्फेक्टेड था उसको हमने रिमूव कर दिया, तो ऐसे केस में लिम्फेडीमा देखने को मिल सकता है। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।